नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही आप सभी के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ बहुत सारी PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। हिमालयन हिंदी एकेडमी टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट महा मैराथन क्लास नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनको ये टॉपिक देखकर डर भी लगता होगा और हो सकता है उनकी बिल्कुल तैयारी भी ना हो, तो उनको ये टॉपिक मिलेगा तो उनका काफी लाभ होने वाला है। तो आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगा और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और साथ ही आप किस सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज भी बता सकते हैं। और आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथियों, मैं निरंतर मेहनत कर रही हूँ अपने उन साथियों के लिए जिनको पेपर फर्स्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है या उनके पास मटेरियल नहीं है, उनको पता नहीं है कि वो क्या पढ़ें, तो मैं आपको निरंतर ये वो टॉपिक प्रोवाइड करा रही हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, धैर्य वह गुण है जो हम कठिनाइयों से गुजरने के दौरान सीखते हैं। तो अगर आपके पास कठिनाई आ रही है तो धैर्य रखिए और मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप सफलता हासिल कर लेंगे। तो चलिए साथियों, पहला प्रश्न हमने यहाँ पे न्याय तर्क शास्त्र से लिया है। बहुत सारे साथियों को इस टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इससे पहले मैंने टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन और बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाया है। 3 क्लास में पैराग्राफ पे बना चुकी हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ से मिलने वाले होते हैं आपको 10 अंक। तो मैंने पैराग्राफ के लिए ट्रिक बताई है, आप अगर उसे फॉलो करेंगे निश्चित आपको 8 से 10 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो साथियों, अगर आप जनवरी एग्जाम के लिए या फिर अभी भी टाइम है जिनका 10 तारीख के बाद एग्जाम है, तो वो लोग हमारा प्राइवेट क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम फीस में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग क्लासेस और PDF के माध्यम से आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप जून एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जून एग्जाम के लिए भी पेपर फर्स्ट पढ़ाऊंगी प्राइवेट क्लासेस के माध्यम से। तो जिसको भी हमारी क्लास ज्वाइन करना है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर है 7355281416, ठीक है, ये नंबर है। जिन भी साथियों को पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, जो बिल्कुल हिंदी मीडियम के हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनको मैं बहुत आसान भाषा में, बहुत सरल भाषा में पढ़ाने वाली हूँ। जो कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको पता है कि मैं किस तरीके से क्लासेस दे रही हूँ अभी, और वो भी कम टाइम में मैं बेहतर करा रही हूँ। तो जून एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है हमारी, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा यूनिट 6 है, भारतीय तर्कशास्त्र, जो रीजनिंग का हमारा पार्ट है, उससे प्रश्न हमारा क्या है। साथियों, ये प्रश्न नहीं है, ये टॉपिक है, तो आप इनको जरूर से जरूर नोट डाउन करिएगा। अगर आपको ये क्लास मिल रही है, आप नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगी आप जब भी इस क्लास को देखिए नोट डाउन करते रहिए चीजों को, ताकि आप आगे रिवीजन कर पाए, ठीक है। तो न्याय तर्कशास्त्र के बारे में सही कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अनुमान केवल सामान्य से विशेष तक होता है, अनुमान केवल विशेष से सामान्य तक होता है, अनुमान केवल विशेष से विशेष तक होता है। तो साथियों, ये तीनों ही गलत हैं। अनुमान विशेष से सामान्य के माध्यम से विशेष तक होता है, विशेष से सामान्य, ठीक है, के माध्यम से विशेष तक होता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? न्याय तर्कशास्त्र, ठीक है, न्याय तर्कशास्त्र से संबंधित है। और अनुमान जो है वो पहले विशेष होगा, फिर सामान्य होगा और उसके माध्यम से विशेष तक पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। भारत में 6 वैदिक दर्शन हैं, जिनमें से न्याय दर्शन एक है, जिसके प्रवर्तक जो हैं गौतम बुद्ध, अक्षपाद गौतम है, ठीक है, अक्षपाद गौतम है, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। और अनुमान विशेष व सामान्य के माध्यम से विशेष तक होता है, यह कथन न्याय तर्कशास्त्र के बारे में सही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसके प्रवर्तक जो है अक्षपाद गौतम है,
किसके? न्याय दर्शन के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्याय सूत्र जो है इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इन पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे आप, निम्नलिखित कथनों में दो कथन एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, मतलब विपरीत हैं। ठीक है, विपरीत हैं। ये डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, इसमें सभी होते हैं, सभी सही हैं, कोई सही नहीं है, कुछ सही है और कुछ सही नहीं है, इस तरीके से आता है। ये आपका हो जाएगा व्याघाती, और ये हो जाएगा विपरीत, और ये हो जाएगा उपविपरीत। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न रिपीट होता है। तो यहाँ पे परस्पर विरोधी मतलब विपरीत पूछा गया है। इन्हें निरूपित करने वाला कूट कौन सा होगा? तो सभी और कोई। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि कौन सा आपका सही जवाब होगा। सभी शल्य चिकित्सक चिकित्सक हैं और कोई शल्य चिकित्सक नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए और डी, जो विपरीत हैं। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए व्याघाती है, तो व्याघाती आपका हो जाएगा सभी शल्य चिकित्सक हैं और कुछ शल्य चिकित्सक नहीं है, व्याघाती हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि उपविपरीत है, तो कुछ शल्य चिकित्सक हैं और कुछ शल्य चिकित्सक नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आप क्लास को देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे जो है डायग्राम बनता है, जिसमें आपका आ जाएगा सभी है, कोई नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है, कुछ है, कुछ नहीं है। ये सार्वभौमिक सत्य है, ये सार्वभौमिक असत्य है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे संभाविक है, संभाविक नहीं है। ठीक है, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और जैसा मैंने बता दिया है कि यहाँ पे ऐसे प्रश्न बनता है कि विपरीत का और उपविपरीत का और व्याघाती का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसका व्याघाती हो जाएगा कुछ है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसको जो आपका यहाँ पे जो ये व्याघाती है, इसको कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं और इसको कॉन्ट्रैरी कहते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना इंग्लिश में। अगला हमारा जो प्रश्न है, यहाँ पे टॉपिक है, मैं आपको प्रश्न नहीं टॉपिक प्रोवाइड करा रही हूँ, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। सादृश्य मूलक तर्क है। सादृश्य मूलक तर्क में आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल दिए जाते हैं तो उसमें तरह दिया होगा, प्रकार दिया होगा, उसी प्रकार, उसके जैसे। ठीक है, उसके जैसे। तो अगर ये शब्द हैं कि वह जो है उसके जैसा है, वह जो उसके प्रकार जैसा है, उसकी तरह है, तो आपका सादृश्य मूलक यहाँ पे आएगा तर्क। और सादृश्य मूलक तर्क कैसा होता है? तो बी ऑप्शन आगमनात्मक प्रकृति रूपी होता है, आगमनात्मक होता है। ठीक है, सदृश्य मूलक तर्क अथवा मिथ्या तर्क वह विशेष प्रकार का आगमनात्मक तर्क है जिसमें दो वस्तुएं निश्चित मापनों में एक जैसी होती हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया एक जैसी होती हैं क्योंकि वे दूसरे मायनों में भी समान होती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन एक दूसरे के विपरीत हैं? अभी मैं बता चुकी हूँ, तो जो भी साथी जिनको नहीं आता था वो लोग भी आंसर दे सकते हैं। मैंने आप सभी को बताया कौन से विपरीत होंगे। आप तुरंत डायग्राम बनाएंगे ऐसे करके। आपने बताया है कि मैम ने बताया था कि सभी हैं, कोई नहीं, ये विपरीत होगा, और ये विपरीत हो जाएगा कुछ है, कुछ नहीं है, और ये व्याघाती हो जाएगा। तो अब आपका आंसर कौन सा निकल कर आएगा? विपरीत है। विपरीत में आंसर कौन सा आएगा? कितने लोग आंसर देंगे? कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, जो भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आंसर देंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि पता चल जाएगा कि ये कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेट है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा सभी और कोई नहीं। ठीक है, तो ए और सी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विपरीत है, अगर उपविपरीत होता तो हमारा सही जवाब कौन सा होता? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उपविपरीत अगर पूछा जाता तो कौन सा होता? आप लोग बताइए। ठीक है, कौन से ऑप्शन आते? चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिर से प्रश्न यहाँ पे बना है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियां एक दूसरे के विपरीत हैं? तो अब
इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी हमारे साथी इस क्लास को देख रहे हैं और जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए मैं जो है इस समय मेरी हेल्थ नहीं ठीक है, फिर भी मैं क्लास बना रही हूँ पूरी फोकस के साथ, ठीक है, पूरे फोकस के साथ कि अब अभी सामने एग्जाम है, कुछ साथियों का भला हो जाएगा अगर उन्हें इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक दिन था जब मेरी समझ में नहीं आ रहा था, 2018-19 में मेरी समझ में नहीं आया था, बट मैंने फिर इस पर काम किया और इन चीजों को सीखा और समझा, तब मैं आज आपको समझा पा रही हूँ। तो हो सकता है आज आप समझेंगे, आप भी बहुत सारे लोगों को गाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये समझ कर पढ़िए कि आपको भी बहुत सारे लोगों को गाइड करना है, ठीक है। तो साथियों, आप लोग जो है आंसर बताएंगे और आप जो है मेरी मेहनत को अगर सार्थक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे अपने साथियों के साथ और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है। चलिए, तो विपरीत कौन सा होगा? वही आपका सभी और कोई नहीं, ठीक है। तो ए और सी, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, इसका आंसर भी आप लोग देंगे। देखिए मैं जब आपको चीजें क्लियर करके चल रही हूँ तो आप लोग आंसर फटाफट दे सकते हैं। किसी जंगली पशु की गति मध्यम करने के लिए आप इसके अंगों को तोड़ते हैं, ठीक है, मध्यम करने के लिए उसकी टांगों को तोड़ देंगे, ठीक है, किसी जंगली पशु। किसी राष्ट्र की प्रगति रोकने के लिए आप वहां के लोगों में दरार उत्पन्न कर देंगे। तो मतलब समानता है ना, समान है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा? आगमनात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यात्मक, प्रदर्शनात्मक। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आंसर जरूर लिखेंगे सादृश्यात्मक, ठीक है। और सादृश्यात्मक जो है तर्क, ये किस प्रकार का है? आगमनात्मक है। आई होप मेरी जो क्लासेस आ रही हैं इनसे बहुत सारे साथियों को हेल्प होने वाली है और सच में हो रही है। आप लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बस इसी तरीके से क्लासेस को देखिए और अगर कहीं पे कोई गलती या कहीं पे कोई आपको कमी लग रही है तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। जो भी संभव होगा मैं सुधार करती रहूंगी, ठीक है। मापी जाने योग्य बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार या प्रसन्नता जैसी विशेषता को आप क्या कहेंगे? तो अनुमानी, सांख्यिकी, चर, प्रतिदर्श। जिसको मापा जा सकता है वो चर होता है, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। प्रतिदर्श जो सैंपलिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आया है, तो आगे हम अभी देखेंगे उसको भी। तो यहाँ से भी काफी प्रश्न बनते हैं, संभाव्य और असंभाव्य प्रतिदर्श, ठीक है, उनको भी रटना है एग्जाम के लिए। कभी भी आप एग्जाम दें, कभी के लिए भी आप देख रहे हैं, आगे बहुत दिनों तक ये क्लास रहेगी, अब मतलब ऑलरेडी रहेगी, तो आपको कभी भी मिल सकती है। आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मापी जाने योग्य बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार या प्रसन्नता जैसी विशेषता को आप क्या कहेंगे? तो उसको चर कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे, ठीक है। चलिए, और चर स्वतंत्र चर होता है, नियंत्रित चर होता है, ठीक है, बाह्य चर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र चर, नियंत्रित चर और बाह्य चर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। स्वतंत्र चर कौन होता है? एक तो आपके गुरु हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए और आपका पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है। और नियंत्रित चर कौन है? आप स्वयं नियंत्रित हैं, ठीक है। बाह्य चर में इन्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिकतम उच्चतम स्तर कौन सा है? एक तो संज्ञानात्मक आता है और दूसरा भावात्मक आता है, ठीक है। तो आपको संज्ञानात्मक में जो भी स्तर आते हैं वो रट लेने हैं, क्योंकि प्रश्न बनता है, पूछा जाता है इनमें से संज्ञानात्मक कौन सा नहीं है, तो कोई ऑप्शन भावनात्मक का रख दिया जाएगा। तो ये भी आपको ब्लूम के जो पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक और भावात्मक जो उच्चतम स्तर जो है उनको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे पूछा गया संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? अधिगम मतलब लर्निंग का, सीखने का। उच्चतम स्तर कौन सा होगा? जब आप सीख चुके हैं तो आपका मूल्यांकन होगा, तो मूल्यांकन ही सबसे उच्चतम स्तर है, ठीक है। बाकी अनुप्रयोग और जो है आपका विश्लेषण और संश्लेषण, ये दोनों ही आएंगे आपके संज्ञानात्मक में। अगला प्रश्न आपका जो यहाँ पे है, प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तम अध्ययन क्षेत्र है? तो
विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए, ठीक है, उत्तम अध्ययन क्षेत्र है। प्रयोग और विश्लेषण, आप प्रयोग कहां पर करेंगे? इतिहास में नहीं करेंगे, अर्थशास्त्र में नहीं करेंगे, भाषा में तो नहीं करेंगे। विज्ञान में, साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं तो साइंस ही हो जाएगा, स्वाभाविक है। प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए निम्नांकित में से कौन उत्तम अध्ययन क्षेत्र है? साइंस है, विज्ञान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेखीय होता है, चक्रीय होता है जो आपका एक्शन रिसर्च होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम दर्शाता है। क्रियात्मक शोध कहाँ पे प्रयोग होता है? सुधार के लिए प्रयोग होता है, तत्कालीन रूप से सुधार किया जाता है, शिक्षण में प्रयोग किया जाता है एक्शन रिसर्च का। और एक्शन रिसर्च जो होता है चक्रीय होता है, सतत होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले तो आप योजना बनाएंगे, फिर कार्य करेंगे, फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। योजना बनाओ, करो, देखो और सोचो। इंग्लिश में प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। अगर प्रश्न बन जाए तो आप सही करके आओगे। असफलता केवल एक सबक है, आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाता है। अगर जनवरी में आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो साथियों बिल्कुल निराश मत होइएगा। जोन एग्जाम के लिए प्रयास करिएगा, क्योंकि सफलता वही हासिल करते हैं जो सतत रूप से प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यूजी नेट पेपर फर्स्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैराग्राफ का होता है वो मैंने सॉल्व करके इसी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। आप लोग जाके देख सकते हैं, काफी लोगों ने देखा है और फीडबैक भी दिया है। अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ लेकर भी आ चुकी हूँ। पैराग्राफ में आपको क्या करना है, आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। बहुत ज्यादा का नहीं, सिर्फ आप 10 जो है पैराग्राफ निकाल लीजिए और उनका प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, यहाँ भी नहीं पढ़ना है और वहां भी नहीं पढ़ना है, मतलब एग्जाम हॉल में भी। तो आपको करना क्या है, कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है और उसके बाद जो है अपने पैराग्राफ को देखना है, ठीक है। तब जाके आपको सही जवाब मिल जाएगा, जिससे आप 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथियों 5 प्रश्न होते हैं और एवरी प्रश्न 2 अंक का होता है, ठीक है। नेट जीआरएफ में 50 प्रश्न होते हैं पेपर फर्स्ट में। अगर आप टारगेट रखेंगे 35 प्लस का तो अच्छे से आप 30 प्रश्न सही कर लेंगे, एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। चलिए मैं पैराग्राफ अभी सॉल्व नहीं कराऊंगी, इसके लिए मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करा चुकी। अच्छा, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये आपका दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्या का क्रम लगाना होता है। तो देखिए 4 है, 6 है, 12 है, 14 है, 28 है, 30 है। अगला पद कौन सा आएगा यहाँ पे? देखिए 4 जो है उसमें, उसके बाद 6 है, तो यहाँ पे 2, 4 2 6 हो गया और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया गया 2 से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर जब 12 है, 12 में 2 ऐड किया गया तो 14 हो गया और 14 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 28 हो गया, ठीक है। 14 को आपने मल्टीप्लाई किया तो 28 हो गया, 2 में मल्टीप्लाई किया, फिर आपका 2 ऐड किया 30 हो गया। 30 को अब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 प्लस हो रहा है और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 30 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 60। सही जवाब आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है इनके लिए भी। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे देखिए शोध से ही है। गुणात्मक शोध में संदर्भगत बोध पर बल दिया जाता है, सही है। मात्रात्मक शोध जो होता है प्रातिनिधिक रूप से अत्यधिक असंरचित होता है, नहीं स्ट्रक्चर्ड होता है, संरचित होता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, मतलब फर्स्ट सही है दूसरा गलत है। गुणात्मक शोध में संदर्भगत बोध पर बल दिया जाता है, मतलब व्याख्या की जाती है, गुणात्मक शोध की व्याख्या की जाती है। लेकिन मात्रात्मक शोध संरचित होता है, ना कि असंरचित होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मात्रात्मक शोध से ही प्रश्न फिर से बना है कि मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यस्तताएं निम्न है, मतलब आपको मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध और क्रियात्मक शोध
ऐतिहासिक शोध, ये आपको तैयार करने हैं। ठीक है। मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यस्तताएं निम्न में से कौन सी हैं? मापन है, कारणता है, सामान्यीकरण है, पुनरावृत्ति है। ABCD चारों ऑप्शन सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, किसी जांच की आंतरिक वैधता के प्रति खतरों की पहचान कीजिए। तो इतिहास, साधनीकरण और परिपक्वन, ABC तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो एक्शन रिसर्च मैंने आपको बताया था उससे संबंधित प्रश्न आ चुका है। निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन मतलब जो क्विज होते हैं, जो आपके टेस्ट होते हैं, उनमें सुधार, अगर आपका कम मार्क्स आया, ठीक है, तो आप सुधार करेंगे, उसके लिए आप किस शोध का प्रयोग करेंगे? मैंने कहा शिक्षण से संबंधित कौन सा शोध है, शिक्षण में किस शोध का प्रयोग किया जाता है तत्कालीन रूप से सुधार के लिए? तो आपका एक्शन हो जाएगा, योजना बनेगी, एक्ट होगा, ऑब्जर्व होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नृजातीय जो है वास्तविक जीवन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक शोध जो होते हैं इसमें सिद्धांत होते हैं और व्यवहारिक शोध में सिद्धांतों का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ शोध एकत्रित किए जाते हैं और यहाँ पे शोधों का प्रयोग होता है, अप्लाई किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखेंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन किसी अच्छे उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं? वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता, नैदानिकता, व्यवहार परकता। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही जवाब है, ABCDE। वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता, नैदानिकता, व्यवहार परकता। ठीक है साथियों, आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो इससे भी अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आप सभी के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकूं। ठीक है, चलिए। साहसी वही है जो अपने डर का सामना करते हैं और उसे परास्त करते हैं। तो बस अपने डर को जो है भगाना है कि हम एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, कैसे हम तैयारी करेंगे। तो मैं आपको पेपर फर्स्ट पढ़ाऊंगी और सेकंड पेपर के लिए गाइड करूंगी कि सेकंड पेपर आपको कैसे तैयार करना है। जनवरी एग्जाम सामने है, जून एग्जाम के लिए आप तैयार हो सकते हैं। यहाँ पे हमने एक और चीज ली है, एक और टॉपिक लिया है, स्वयं। ठीक है, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये मूक्स प्लेटफॉर्म को 2016 में AICTE द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था ताकि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की मेजबानी की सुविधा मिल सके। ठीक है, और जिसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय निःशुल्क प्राप्त कर सके। ठीक है, ताकि शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पर ये आधारित है। शिक्षा के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, पहुंच, समानता। ठीक है, एक तो सभी के लिए पहुंच, सबकी पहुंच होनी चाहिए, सभी के लिए समानता होनी चाहिए और गुण भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इन 3 सिद्धांतों पर इसको तैयार किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी जो आपके प्रतिदर्श हैं, ठीक है, सैंपल हैं। गैर प्रायिकता, नॉन प्रोबेबिलिटी की पहचान करना है। निम्नलिखित में से गैर प्रायिकता प्रतिदर्शों की पहचान करना है। गैर प्रायिकता मतलब असंभाव्य। ठीक है, असंभाव्य प्रतिदर्श, आप इसको इंग्लिश में नॉन प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने गैर प्रायिकता दिया है, आप इसको गैर असंभाव्य प्रतिचयन भी कह सकते हैं। संभाव्य और असंभाव्य प्रतिचयन कहा जाता है। संभाव्य प्रतिचयन कौन से हैं, असंभाव्य प्रतिचयन कौन से हैं? तो यहाँ पे जो संभाव्य प्रतिचयन है वो साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श है, ये संभाव्य प्रोबेबिलिटी है। बाकी यहाँ पे पूछा गया है गैर प्रायिकता, तो असंभाव्य नियत मात्रा कोटा प्रतिदर्श हो जाएगा। कोटा प्रतिदर्श को नियत मात्रा प्रतिदर्श भी कहा जाता है। व्यवस्थित प्रतिदर्श हो जाएगा। हिमकंदुक जो है इसको स्नोबॉल प्रतिदर्श भी कहा जाता है। तो VCD आपका सही जवाब हो जाएगा। असंभाव्य प्रतिदर्श हो जाएंगे। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श ये आपका संभाव्य में आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपल, कोटा सैंपल, सिस्टमेटिक सैंपल, स्नोबॉल सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल वाला जो है आपका संभाव्य में चला जाएगा, बाकी क्योटा, सिस्टमेटिक और स्नोबॉल ये आपके नॉन प्रोबेबिलिटी में रहेंगे। इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में देखिए हिंदी में उन्होंने संभाव्य को क्या लिख दिया है, लेकिन इंग्लिश में वही चीज लिखी है, नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगला और मैंने एक बेहतरीन टॉपिक लिया है यहाँ पे कि स्वयं जो है CEC 11 स्वयं प्रभा DTH चैनलों के लिए गैर तकनीकी स्नातक UG और स्नातकोत्तर PG। UG और PG के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, तो CEC पूछा गया है। ठीक है, CEC ये जो है UG और PG के लिए काम कर रहे हैं, और ये जो आपका स्वयं प्रभा है ये GSAT-15 उपग्रह द्वारा जो है उपयोग किया जाता है, इसको चलाया जाता है। प्रत्येक चैनल प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 3 बार पुनः प्रसारित किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कितने चैनल काम कर रहे हैं, तो 40 चैनल काम कर रहे हैं, और अंतिम चैनल जो आया है उसका नाम व्यास है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैंने यहाँ पे सभी चैनल्स के नाम बता दिए हैं। पहला चैनल वागीश है, दूसरा चैनल संस्कृति है, तीसरा प्रबोध है, चौथा सारस्वत है, पांचवा प्रबंधन है, छठा विधिक है जो आपका लॉ से संबंधित है, प्रबंधन आपका कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट से संबंधित है, सारस्वत आपका एजुकेशन एवं होम साइंस से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। कौटिल्य आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है, आर्यभट्ट आपका फिजिकल एंड अर्थ साइंसेज से संबंधित है, और लाइफ साइंस स्पंदन जो है स्वयं प्रभा 10वां जो है दक्ष है, और 40वां व्यास है। ये आपको ध्यान रखने हैं। व्यास जो है हायर एजुकेशन का चैनल है, यहाँ पे हायर एजुकेशन की स्टडी कराई जाती है। इस चीज को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे जो है, गुणात्मक शोध में संदर्भगत बोध पर बल दिया जाता है। गुणात्मक शोध में संदर्भगत बोध पर बल दिया जाता है। मात्रात्मक शोध प्रातिनिधिक रूप से अत्यधिक असंरचित होता है। तो इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये थी हमारी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर जून एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो कांटेक्ट करिएगा। अगर जनवरी एग्जाम के लिए भी आपको अभी हमारे साथ ज्वाइन करके पढ़ना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट